टीच कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कंपोजिशन लेवी। 100% एग्जाम में मिलेगा और मिलता रहा है, पहले भी आता रहा है कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी उन लोगों के लिए है जो रजिस्ट्रेशन की तो लिमिट क्रॉस कर चुके होते हैं, लेकिन तब भी वो कंप्लाइंस ज्यादा नहीं चाहते हैं, वो उसके बाद भी बहुत ज्यादा रिच नहीं है, सुपर रिच नहीं है, अल्ट्रा रिच नहीं है, उनको जीएसटी के सारे कंप्लाइंस बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, उसको अरेंज करने के लिए वो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, उनको एक ऑल्टरनेट सिस्टम दिया गया दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी का कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपका टर्नओवर 150 लाख को करोड़ नहीं करता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन लेवी। तो आज कंपोजिशन लेवी मेरे ख्याल से खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन करते हैं, बल्कि दो डेफिनेशन। एक का नाम होता है टर्नओवर इन स्टेट और एक का होता है एग्रीगेट टर्नओवर इन द स्टेट। एक होता है टर्नओवर इन स्टेट और स्टेट, या फिर यहां पे यूटी भी लिखेंगे, यूनियन टेरिटरी, और एक होता है एग्रीगेट टर्नओवर। जरा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। जब हम बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन द स्टेट एंड यूटी, तो जरा सा डिफरेंस होता है। यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली और चंडीगढ़ को यूटी नहीं माना जाता है, स्टेट माना जाता है। सर यूटी तो है लेकिन कंप्लीटली नहीं है, थोड़ी सी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं, थोड़ी सी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती हैं। दिल्ली के अंदर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे असेंबली भी होती है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी होता है, ऐसी पुडुचेरी के अंदर भी है, वहां पे असेंबली है, वहां पे चीफ मिनिस्टर है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। तो इन स्टेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे असेंबली होती है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, इसलिए जीएसटी में इनको स्टेट जीएसटी बोला जाएगा, यूटी जीएसटी नहीं बोला जाएगा। लेकिन अंडमान निकोबार की बात करें या लक्षद्वीप वगैरह की बात करें तो इनको यूटी बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स है नहीं, यहाँ पे असेंबली है ही नहीं, केवल और केवल गवर्नर के थ्रू यहाँ पे रूल किया जाता है। तो टर्नओवर इन स्टेट और यूटी या एग्रीगेट टर्नओवर में डिफरेंस क्या होता है, और ये बात जो मैं बता रहा हूं ये केवल कंपोजिशन लेवी के लिए नहीं है, पूरे जीएसटी में जहां भी लिखा होगा टर्नओवर या एग्रीगेट टर्नओवर, वहां यही मतलब माना जाएगा जो मैं बता रहा हूं। तो इसको कंपोजिशन लेवी का पार्ट मान के मत करना, इसको एक इंडिपेंडेंट डेफिनेशन मान के चलना। तो टर्नओवर स्टेट्स के अंदर लिखा हुआ है आपके लिए टैक्सेबल सप्लाई। मम्मी चाय है? चाय है बेटा? पढ़ लो, चाय बाद में पी लेना कुणाल, चाय के साथ पढ़ोगे फिर तो मैगी मांगोगे मम्मी से, फिर बोलोगे पकौड़े बना दो। एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई, इसके बाद एक्सपोर्ट सप्लाई, और दो चीजों को एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूजन्स। उसमें पहला एक्सक्लूजन होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस, और दूसरा होता है इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज। ये जो लेफ्ट में मैंने लिखा ये टर्नओवर इन द स्टेट है, और इसी के संग नीचे हम एक लाइन ऐड कर दें, और वो लाइन क्या है? हैविंग सेम पेन, और प्लस कर दें ऑल इंडिया बेसिस। बस जो लेफ्ट में लिखा हुआ है इसके अंदर दो बातें और ऐड कर दें तो बन जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है पूरे भारत का एग्रीगेट टर्नओवर देखना, और स्टेट का मतलब होता है केवल उस स्टेट का टर्नओवर देखना। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारा जीएसटीआईएन होता है ये पैन बेस्ड होता है। पैन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नंबर देता है जिसको पैन कहा जाता है, इसका मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर।
इसलिए कुछ लोग पैन नंबर बोलते हैं, पैन नंबर नहीं कहना चाहिए, केवल पैन कहना चाहिए, क्योंकि पैन के अंदर अपने आप नंबर आ चुका है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो मैंने डिटेल में बता दिया था, मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, लास्ट क्लास में सब बता दिया था। 15 डिजिट्स का होता है, दो पहले स्टेट कोड होते हैं, फिर इसके बाद जो 10 डिजिट्स होती हैं ये आपका पैन होता है। इसके बाद दो नंबर ऑफ एंटिटी और ये चेकसम नंबर होता है, रैंडम नंबर होता है, अल्फाबेट्स भी मिल सकता है, न्यूमेरिक नंबर भी मिल सकता है, ये आपके लिए होता है पैन। तो अगर आप दिल्ली में ये चाहते हो कि आपको दिल्ली का टर्नओवर अपना निकालना है, तो दिल्ली की आप टैक्सेबल सप्लाई ले लो, फिर ले लो एग्जेम्प्ट सप्लाई। लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई की अपनी एक अलग डेफिनेशन होती है और उसके अंदर तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो आपकी होती है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई आज की डेट में केवल दो ही हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड द पेट्रो प्रोडक्ट्स, जब तक कि उसको जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। दूसरा होता है निल रेट सप्लाई, जिस भी रेट, जब जहां पे रेट लिखे हुए हैं, अगर किसी भी सप्लाई के आगे निल लिखा हुआ है। और आखिर में होता है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11। और जो सेक्शन 11 में नोटिफिकेशन ला के एग्जेम्प्ट की गई हैं, इन तीनों को मिला के कहा जाता है एग्जेम्प्ट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, उस स्टेट से बाहर जो भी आप सप्लाई कर रहे होगे, और एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर जो भी आपका टर्नओवर होगा, इन सबका टोटल कर लो। फिर इसमें से आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस को माइनस कर दो। तो अगर सपोज करते हैं कि आप एक मोबाइल लेने के लिए जाते हो और वो आपसे कहता है कि जो मोबाइल है उसकी जो प्राइस है, उसका जो वैल्यूशन है वो 10,000 रुपए है, और मैं आपसे इस पे सीजीएसटी चार्ज करूंगा एट द रेट ऑफ 9%, 900 रुपए, और इस पे मैं चार्ज करूंगा एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, 900 रुपए। तो जो आपका टर्नओवर के अंदर वैल्यू जाएगी वो 10,000 रुपए जाएगी। इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सरकार का टर्नओवर है। मेरा टर्नओवर कहाँ है? मुझे तो 10,000 रुपए ही मिलेंगे। तो मैं, लग तो ऐसा रहा होगा मेरे हाथ में आ रहा है, बट आई कैन नॉट रिटेन दिस अमाउंट, आई विल हैव टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज नॉट माई टर्नओवर। तो अगर इंक्लूड है तो पहले एक्सक्लूड करो, और एक्सक्लूड है तो इग्नोर कर दो। जो हम यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इसके आगे केवल 10,000 रुपए लिखा जाएगा, इसके अंदर 1,800 रुपए को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये तो हो गया एक्सक्लूजन का पहला हिसाब किताब, कि हम सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर मैंने यह भी बताया था कि अगर कोई इनवर्ट सप्लाई है जिसपे आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे कर रहे हो, इसके लिए भी टर्नओवर का हिस्सा नहीं माना जाएगा। लेकिन सर, इनवर्ट सप्लाई तो कभी भी टर्नओवर का हिस्सा हो ही नहीं सकती है। टर्नओवर का हिस्सा मतलब तो वो होता है जिसको हम आगे बेच रहे हो, जिसको हम सप्लाई दे रहे हो। तो इनवर्ट सप्लाई कैसे बन सकती है हिस्सा? तो मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है टैक्सेबल, इस वजह से कंफ्यूजन हो गया। सर, इस वजह से क्या कंफ्यूजन हो गया? इस वजह से ये हो गया, जो इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज में जाती है, क्योंकि उस पर हम खुद टैक्स पे करते हैं, है तो इनवर्ट सप्लाई, हमारा टर्नओवर नहीं है। टर्नओवर सेल को कहते हैं, ये तो हम परचेज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई थी, इसलिए हम इस पर टैक्स पे कर रहे हैं। तो कहीं ये टैक्सेबल सप्लाई के अंदर तो इंक्लूड नहीं हो जाएगी। इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए सरकार ने कहा, नहीं, अगर इनवर्ट सप्लाई है तो उसके लिए आप भले ही टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन वो आपके टर्नओवर का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। तो अगर आपको दिल्ली का टर्नओवर निकालना है, तो दिल्ली में जो आपकी चार चीजें हैं उनको इंक्लूड कर लो, वो लेंगे टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। अगर आपको राजस्थान का निकालना है, तो राजस्थान की टैक्सेबल सप्लाई, राजस्थान की एग्जेम्प्ट सप्लाई, राजस्थान से जो भी आपने इंटरेस्टेड सप्लाई करी होगी, और राजस्थान से जो भी आपने एक्सपोर्ट किया होगा, उन चार को इंक्लूड कर लो, एंड दैट इज कॉल्ड द टर्नओवर इन द राजस्थान। लेकिन अगर आपकी एक ब्रांच दिल्ली के अंदर है और एक ब्रांच आपकी राजस्थान के अंदर है, तो पहले दोनों का अलग अलग टर्नओवर निकाल लो, और टर्नओवर निकालने के बाद इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर हम इंडिया के बेसिस पे देखते हैं, तो जो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लिया होगा वहां पर भी सेम पैन यूज हो रहा होगा, राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लिया होगा वहां पर भी सेम पैन यूज हो रहा होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। तो ये दो डेफिनेशंस हो गई। अब ये डेफिनेशंस आप ये मत समझना कंपोजिशन लेवी की है। जब मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा रजिस्ट्रेशन, तो वहां पे भी मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा एग्रीगेट टर्नओवर, और तीन चार जगह और भी पढ़ाऊंगा एग्रीगेट टर्नओवर। पूरे जीएसटी के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर की यही डेफिनेशन मानी जाएगी।
इस इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है कंपोजिशन लेवी। मैं जीएसटी आपको सेक्शन वाइज टीच कर रहा हूं। मैंने सप्लाई का आपके लिए टीच किया, सेक्शन 7 होता है। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बीच का डिफरेंस सेक्शन 8 होता है। जो चार्जिंग सेक्शन है, जिसके अंदर रिवर्स चार्ज भी आता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर भी आते हैं, उसका सेक्शन मैंने 9 टीच किया था। अब मैं टीच कर रहा हूं सेक्शन 10 आपके लिए। तो ये आपके सीरीज वाइज चल रहे हैं, जिससे आपको याद करने में इजी हो जाएगा। तो सरकार कहती है बंसल जी देखो, लोग बड़े परेशान रहते हैं, लोग कहते हैं कि जीएसटी के अंदर हमें ये रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, वो रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, हमें आउटपुट में से इनपुट माइनस करना पड़ता है, ये सिस्टम समझ में नहीं आता है। हम अकाउंटेंट को हायर करते हैं, वो हमसे सैलरी ज्यादा लेता है, हम किसी सीएमए के पास जाते हैं, वो हमसे पैसा लेता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक तरकीब सरकार ने दी कि हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखेंगे। ये आपका करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया, और आप इस ईयर में मेरे पास आके कहते हो कि सर जी बंसल जी मुझे दुख से बाहर निकाल सकते हो, दुख काहे खत्म नहीं होता है। तो मैंने कहा निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पिछले साल का टर्नओवर देखना पड़ेगा। और मैंने यहां पे लिखा अगर एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹150 लाख, तो जब मैंने यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर लिखा, तो क्या इस एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन वही मानी जाएगी जो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं? क्या आपने कहा था सर हर चैप्टर में जहां जहां एग्रीगेट टर्नओवर होगा तो वहां पे यही डेफिनेशन मानी जाएगी, तो क्या यही मानी जाएगी? हाँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, जरा सा चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है। एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस। कुणाल साहब ने बोला है सॉरी सर। सॉरी की बात नहीं है, तुम एक चाय मेरे यहाँ भेज दो तो बात बराबर हो जाएगी बेटा, सॉरी नहीं चाहिए, एक कप चाय भेज दो। टॉपिक में वापस आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस। सरकार ने, ये भी एक तरीके की सप्लाई होती है, हाँ जी सर, सर्विसेज के अंदर आएगी। क्यों सर्विसेज के अंदर आएगी? मैंने सर्विसेज की डेफिनेशन में बताया था कि मनी और सिक्योरिटीज तो अपनी सर्विसेज नहीं है, लेकिन मनी को आप अवेलेबल करवा रहे हो किसी के लिए, उसके लिए अमाउंट चार्ज कर रहे हो, मनी की फॉर्म चेंज कर रहे हो, इसके लिए हम आपके लिए सप्लाई मानते हैं। तो पैसा अपने आप में नहीं है, लेकिन किसी को पैसा अवेलेबल करवाना, किसी को पैसा देना और उस पर इंटरेस्ट लेना, तो इंटरेस्ट जो लिया जा रहा है वो तो एक तरीके की सप्लाई हो गई, उस पर तो जीएसटी लगेगा। दोनों बातों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना। मैं 10 लाख रुपए का लोन दे रहा हूं, 10 लाख रुपए सप्लाई नहीं है, लेकिन तुम्हें 10 लाख रुपए अवेलेबल करने के लिए दे रहा हूं, तुम उसको यूज कर रहे हो, ये जो यूज कर रहे हो ये अपने आप में सप्लाई हो गई, और इसका मैं आपसे पैसा चार्ज करूंगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एक सप्लाई होती है, लेकिन इंटरेस्ट जो सप्लाई होती है सरकार ने उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। और सरकार ने एग्जेम्प्ट क्यों किया हुआ है? जिससे कि आप जो बैंक लोन वगैरह लेते हो उस पर ईएमआई का बर्डन ज्यादा नहीं पड़े, इसलिए इसके लिए एग्जेम्प्ट किया गया है। आप बैंक की ईएमआई पे करते हो, तो सपोज करते हैं आपने अपने घर की ईएमआई 20,000 रुपए पे करी, आपने 20,000 रुपए में देखा कि 6,000 रुपए तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, और इसके अंदर हम 14,000 रुपए पे कर रहे हैं इंटरेस्ट का अमाउंट। तो अगर आपके लिए जीएसटी जो आपकी इंटरेस्ट होता वो अगर आपके लिए टैक्सेबल होता, तो इस 14,000 रुपए पे आपको जीएसटी भी 6,000 रुपए पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि मनी इज नॉट द गुड और नॉट द सर्विसेज। मनी पे 6,000 रुपए तो प्रिंसिपल वापस कर रहे हो, लेकिन पैसा यूज जो किया उसके लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो तो सप्लाई हो गई। इस 14,000 रुपए पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता, लेकिन सरकार ने ईएमआई को लो रखने के लिए इसको एग्जेम्प्ट किया गया है, ये सप्लाई एग्जेम्प्ट होती है। तो सरकार ने कहा कंपोजिशन लेवी के अंदर, कंपोजिशन लेवी के अंदर जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा उसके अंदर इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जो एक्सक्लूजन होता है, एक्सक्लूजन, उसके अंदर एक तो हमने क्या किया था, आईजीएसटी बाहर निकाला था, सीजीएसटी बाहर निकाला था, एसजीएसटी बाहर निकाला था,
अगर यूटी जीएसटी है तो वो, और कंपनसेशन सेस हमने बाहर निकाला था। एक हमने क्या निकाला था, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड और पेबल अंडर सेक्शन 9(3), और एक चीज और, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11। इंटरेस्ट जो होता है उसको एग्जाम किया गया, तो उसके लिए भी एग्रीगेट केवल और केवल कंपोजिशन लेवी के लिए। अगर मैं कहीं और बोलूंगा, इसलिए मैं इस पे ब्लॉक बना के लिख देता हूं, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंपोजिशन लेवी, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंपोजिशन लेवी। तो अगर आपने लोगों को लोन दिया हुआ है, उस लोन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो, तो जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, एग्जेम्प्ट होगा। तो जो आपकी ईएमआई, जो आपको पैसा मिल रहा होगा, वो आपके लिए टर्नओवर का हिस्सा नहीं माना जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वो एक तरीके से आउटवर्ड सप्लाई हो गई, किसी को आपने पैसा यूज करने के लिए दिया, तो वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई हो गई, पैसा नहीं, यूज करने के लिए देना। तो इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस जीएसटी, जो इंटरेस्ट होगा उस पर जीएसटी लगता नहीं है। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर तो एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आती है, तो ये जो आपकी ईएमआई का अमाउंट था ये भी आना चाहिए। सरकार कहती है नहीं, इसको हम एग्रीगेट टर्नओवर के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट अगर है जो कि एग्जेम्प्ट है, तो वो कंपोजिशन लेवी के लिए उसको एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं माना जाएगा, उसके लिए एक्सक्लूड किया हुआ है। बट ये जो बाहर निकाला गया है, ये जनरल डेफिनेशन में बाहर नहीं निकाला गया है, ये केवल कंपोजिशन लेवी के लिए बाहर निकाला गया है। तो कंपोजिशन लेवी जहां खत्म हो रही है, वहां पे दो एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं। एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए, और एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, और दोनों में सेम बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? बट शैल नॉट इंक्लूड, एग्रीगेट टर्नओवर शैल नॉट इंक्लूड the value of exempt supply of services provided by way of extended deposits, loan or advances insofar consideration is represented by way of interest or the discount। तो अगर आपने किसी को लोन वगैरह दिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, जो इंटरेस्ट होता है वो एक्चुअली में एग्जेम्प्ट होता है, इसको एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनाया जाए, और एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब ही हो गया इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ये टर्नओवर का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और सही है भाई, यही लिखी हुई है, हाँ बिल्कुल लिखी हुई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्या लिखा हुआ है? शैल नॉट इंक्लूड एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड, बिल्कुल सेम लाइन लिखी हुई है। जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो जो वो सप्लाई होगी उसको हम नहीं बनाएंगे एग्रीगेट टर्नओवर या टर्नओवर इन द स्टेट का हिस्सा। तो प्रैक्टिकल यूज हो सकता है, हाँ डेफिनेटली हो सकता है। मैं साइलेंट कर दूं? मेरे पास अगर मैसेज आना शुरू हो जाते तो आते ही रहते हैं। अब वापस आते हैं। अब ये आदमी मुझसे कहता है, बंसल जी आप मुझे बताओ क्या मैं जा सकता हूं? मैंने एग्रीगेट टर्नओवर देखा और इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी मैंने देख लिया, और टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है 150 लाख के लिए। लेकिन फिर मैंने कहा देखो भाई ऐसा है तो अपना स्टेट बताओ, किस स्टेट में तुम काम करते हो? बोला सर क्या फर्क हो गया? मैंने कुछ स्टेट के अंदर 75 लाख की जगह केवल 75 लाख रुपए की लिमिट देखी जाती है। बोले कौन कौन से स्टेट में? तो मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मिजोरम के अंदर, और नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, सिक्किम के अंदर, मेघालय के अंदर, और त्रिपुरा के अंदर। इनके अंदर यहाँ पे रुपीज यहाँ आना चाहिए, तो ये स्टेट आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन से स्टेट है। तो 7 तो स्टेट्स वो ले लिए जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, और एक उत्तराखंड की और देख के लिख दिए गए 75 लाख। तो यहां पे अगर आपका टर्नओवर 75 लाख को एक्सीड नहीं करता है, तो आप जा सकते हो कंपोजिशन लेवी के अंदर। और इनके अलावा कोई स्टेट्स हैं, अगर आपका टर्नओवर 150 लाख को एक्सीड नहीं करता है, तो आप जा सकते हो कंपोजिशन लेवी के अंदर। लेकिन एक बात समझ लेना,
अगर आपका एक स्टेट हो गया सेवन सिस्टर्स के अंदर और एक आपकी ब्रांच हो गई, सपोज करते हैं एक आपका त्रिपुरा के अंदर आपका वो है ब्रांच या एक आपका जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है और एक दिल्ली के अंदर है। अब एक जगह 75 लाख रुपीज की लिमिट देखनी है, 150 लाख की लिमिट देखनी है। अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट 150 लाख ये लिखा हुआ है और त्रिपुरा के अंदर 75 लाख। लेकिन जब एग्रीगेट टर्नओवर हम देखेंगे तो अब 75 लाख देखें, 150 लाख देखें। मैं 3 एग्जांपल लेता हूं, एक मेरा दिल्ली के अंदर है, एक पंजाब में है, एक राजस्थान है, तो 150 लाख की एग्रीगेट लिमिट देखी जाएगी। अगर मेरा एक त्रिपुरा के अंदर है, एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, एक मेघालय के अंदर है, तो मेरी तीनों की एग्रीगेट लिमिट 75 लाख रुपीज देखी जाएगी। लेकिन सपोज करते हैं एक मेरा त्रिपुरा के अंदर है और एक दिल्ली के अंदर है, तो अब एग्रीगेट लिमिट कितनी देखी जाएगी? तो एग्रीगेट 75 लाख रुपीज देखी। तो एग्रीगेट लिमिट 75, क्योंकि कम वाली लिमिट देखी जाएगी 75। तो 150 लाख क्यों नहीं देखेंगे? फिर त्रिपुरा वाला भी 150 लाख तक का बेनिफिट लेगा और वहां पे 150 लाख क्रॉस करना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो तो हमेशा कंपोजिशन लेवी के अंदर रहेगा। तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोबारा अलग से समझाऊंगा, उस जगह लिख के समझाऊंगा, साफ पेपर पे लिख के समझाऊंगा कि सरकार ने 75 लाख रुपीज क्यों माना, 150 लाख क्यों नहीं माना, ये समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहले मैंने लिखा दिल्ली और यहां पे लिखा पंजाब और यहां पे लिखा राजस्थान। तो यहां 150 लाख की लिमिट है, 150 लाख की लिमिट है, 150 लाख की। एक एक ब्रांच होती तो 150 देखते, तो हम एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे। अगर तीनों जगह मेरी ब्रांच है तो हम 150 लाख की लिमिट देखेंगे, तीनों का मिला के 150 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब एक त्रिपुरा के अंदर है, एक उत्तराखंड के अंदर है और एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब 3 जगह है, यहाँ 75 लाख, यूके के अंदर भी 75 लाख। ये यूके यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, उत्तराखंड वाला है। कितना प्यारा नाम था उत्तरांचल, कितना एक पोइटिक नेम था उत्तरांचल, उत्तर का आंचल। ये उत्तर साइड में पड़ता है तो उत्तर का आंचल, कितना पोइटिक नेम था। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने नाम चेंज कर उत्तराखंड कर दिया, उत्तर का खंड, उत्तर का हिस्सा कर दिया, जबकि बेटर होता इसके लिए करते उत्तरांचल। हमें तो बहुत पसंद था, लेकिन अब सरकार ने उत्तराखंड कर दिया इसके लिए। तो जब अगर तीनों जगह मेरा होगा तो हम एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, 75 लाख का देखेंगे। लेकिन सपोज करते हैं मेरा एक दिल्ली के अंदर है और एक पंजाब के अंदर है और एक ब्रांच त्रिपुरा के अंदर है। अब यहां पे 150 लाख की लिमिट, यहां पे 150, यहां पे 75 लाख। लेकिन ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, अब हम एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे तो हम फिर 150 लाख नहीं देखेंगे, 75 लाख देखेंगे। मैंने बोला 150 लाख क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि 150 लाख देखेंगे अगर, तो फिर त्रिपुरा वाला तो 150 लाख को कभी क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। तो मालूम है क्या करेंगे, एक का यहां पे सपोज करते हैं त्रिपुरा के अंदर है और एक का यहाँ पे उत्तराखंड में है और एक का अरुणाचल प्रदेश में है और एक अपना छोटा सा ऑफिस वो दिल्ली में खोल देगा। अब यहाँ पे भी 75 लाख, यहाँ पे भी 75 लाख, यहाँ पे भी 75 लाख। अब इनका अगर 75 लाख को क्रॉस नहीं करता है तो ये रह सकते हैं कंपोजिशन लेवी में, और 75 लाख को क्रॉस कर गया तो कंपोजिशन से इन्हें बाहर आना पड़ेगा। अब ये क्या करें, इन्होंने अपना एक ऑफिस छोटा सा इस आदमी ने क्या किया, दिल्ली में खोल दिया और 150 लाख की लिमिट को लगा दोगे तो दिल्ली से तो बिजनेस होता नहीं है इनका, वहां पे तो केवल अपना ऑफिस खोल रखा है छोटा सा। और लेकिन इनके ऊपर लिमिट कौन सी एप्लीकेबल हो जाएगी यार, ये 150 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। इसलिए सरकार ने कहा नहीं, अगर आपका एक भी दिल्ली के अंदर कोई सा भी है छोटा वाला तो हम यहाँ पे 75 लाख रुपीज की लिमिट ही देखेंगे, 150 लाख की लिमिट नहीं देखी जाएगी। तो ये अच्छे तरीके से समझ लेना, 7 स्टेट्स प्लस 1 एक उत्तराखंड, 8 स्टेट्स के अंदर 75 लाख की लिमिट है, बाकी स्टेट्स में 150 की है। लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो 75 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी, 150 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। तो अब यहां पे वापस आते हैं। मैंने कहा बताओ कहां कहां तुम्हारा ऑफिस है? उसने कहा सर मेरा सारा का सारा जो है वो 150 लाख वाला है। मैंने कि निकालते हैं, टर्नओवर 150 लाख को क्रॉस नहीं करता है। बोले ठीक। मैंने आप कंपोजिशन लेवी में आ सकते हो
और मैंने बता दिया था कंपोजिशन लेवी में आओगे तो कंप्लायंस मिनिमम कर दिया जाएगा और आपको एक बहुत छोटा सा टैक्स अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। वो टैक्स कितना होगा वो समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर, 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। यहां पे स्टेट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब टैक्स पे करते हैं तो हम स्टेट वाइज पे करते हैं। तो अगर आपका एक दिल्ली में है, एक राजस्थान में है, एक पंजाब में है, तीनों का एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख को क्रॉस नहीं करता है, तो पहली बात तीनों को ही कंपोजिशन में जाना पड़ेगा अगर जाना चाहते हो। ऐसा नहीं होता कि दिल्ली वाला कंपोजिशन में चला जाए बाकी दो कंपोजिशन में नहीं जाए। अगर कंपोजिशन में जाना है तो सारे के सारे कंपोजिशन में जाएंगे या कोई भी कंपोजिशन में नहीं जाएगा। तो एक दिल्ली के अंदर है, एक राजस्थान के अंदर, एक पंजाब के अंदर है और तीनों कहते हैं हमें कंपोजिशन लेवी में जाना है। मैंने कहा वेरी गुड, कंपोजिशन लेवी में तीनों चले जाओ। लेकिन टैक्स जब पे करेंगे तो टैक्स तो स्टेट वाइज पे करेंगे। जो दिल्ली वाला पे करेगा वो आधा सीजीएसटी पे करेगा, आधा एसजीएसटी पे करेगा, तो आधा दिल्ली सरकार को जाएगा। इसी तरीके से राजस्थान वाला होगा वो आधा सीजीएसटी पे करेगा, आधा एसजीएसटी राजस्थान सरकार को जाएगा। जो पंजाब वाला होगा वो अपने टर्नओवर का आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी जो पंजाब गवर्नमेंट को जाएगा। इसलिए जब टैक्स निकाला जाएगा तो यहाँ पे 0.5% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लिखते हैं, टर्नओवर इन द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था क्योंकि हम सीजीएसटी पढ़ रहे हैं इसलिए आपका 0.05 होके 1% हो जाएगा। सीजीएसटी भी 0.5% लगेगा और एसजीएसटी भी 0। तो कितना इजी हो गया आपके लिए, देखो कितना इजी हो गया। आपको बस केवल अपने टर्नओवर का 1% पे करना है। और मैंने लास्ट क्लास में ये भी समझाया था वो 1% भी गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर दोगे तब भी गुड्स आपकी महंगी नहीं पड़ेगी, बट कंप्लायंस आपका मिनिमम हो जाएगा। जो हर महीने महीने दो रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं, जो महीने महीने टैक्स पे करना पड़ता है, इस सब से आपको शांति मिल जाएगी। यू आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉट रजिस्टर्ड। बस अपने टर्नओवर का एक बहुत छोटा सा अमाउंट 0.5% आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर्विसेज देते हो रेस्टोरेंट की तो 2.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। तो 2.5 प्लस 2.5 ये एग्रीगेट 5% हो जाएगा। और यहां लिखा हुआ है अदर्स, और अदर्स में देख लेना 0.5% ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, यहां पे टर्नओवर स्टेट नहीं लिखा हुआ है। अदर्स के केस में केवल और केवल आपको जो टैक्सेबल सप्लाई होगी उसका पे करना पड़ेगा 0.5%। बट मैन्युफैक्चरर में टर्नओवर का उसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई भी आ गया, उसके अंदर एग्जम्प्ट सप्लाई भी आ गया, उसके अंदर इंटरेस्टेड सप्लाई भी आ गया, उसके अंदर एक्सपोर्ट भी आ गया। आपको टोटल का करना पड़ेगा। लेकिन अदर्स के केस में आपको केवल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का पे करना पड़ेगा। ये इसका इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है। तो एग्रीगेट कितना हो जाएगा? एग्रीगेट हो जाएगा 0.5% प्लस 0.5% एंड देन 1%। तो मेरा तो एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और मैं बच्चों से कई बार पूछता हूं, बेटा बताओ क्या एग्जाम सप्लाई पे कभी जीएसटी लग सकता है? तो बच्चे बहुत सोच के जवाब देते हैं नहीं सर, एग्जाम सप्लाई पे तो जीएसटी नहीं लग सकता है। मैं कहता हूं एक केस में लग सकता है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और आप कंपोजिशन लेवी में जा रहे हो तो एग्जाम सप्लाई पे भी जीएसटी लग जाएगा। बच्चे बोलते हैं कैसे लग जाएगा? मैंने वहां पे लिखा हुआ है 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट एंड टर्नओवर इंक्लूड द टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, इंटरेस्टेड सप्लाई और एक्सपोर्ट सप्लाई। जो लिखा हुआ एग्जेम्प्ट सप्लाई उसके अंदर कौन कौन सी आती है? नॉन टैक्सेबल भी आती है उसके अंदर आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट भी आती है, उसके अंदर निलेट वाली भी आती है। तो देखो एग्जेम्प्ट सप्लाई पे भी जीएसटी लग रहा है ना एक स्पेशल केस में। बट अदर्स के केस में सरकार कहती है जो भी केवल टैक्सेबल सप्लाई होगी उसकी वैल्यू पे आपको 0.5%।
इतना मैंने लास्ट क्लास में भी ऑलमोस्ट आपको पढ़ा दिया था, जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ाया वो ऑलमोस्ट, लेकिन और मैंने थोड़ा रिफाइन करके पढ़ाया, थोड़ा और अलग बातें आपको बताते हुए मैंने पढ़ाई। लेकिन अब एक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तरीके पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे 10 ईयर्स से तुम्हारी बुक से करवाऊंगा, तुम्हारे स्टडी मेट से करवाऊंगा, लेकिन पहले उस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। एक आदमी ये कहता है कि सर मैं सर्विसेज करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं कंपोजिशन लेवी में आ जाऊं। तो सर मुझे पता चल गया मैं अदर्स वाली कैटेगरी के अंदर जाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, टेक्निकल बात मैं बता रहा हूं आपके लिए। मुझे सर पता है मैं अदर्स वाली कैटेगरी में जाऊंगा, तो 0.5%, 0.5%। सरकार ने कहा नहीं भाई, जो तुम्हारे सर ने अभी तक पढ़ाया वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 था, लेकिन हमने एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 भी बनाया हुआ है। कौन कौन कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। बोले इसके अंदर हमने बहुत सारी बातें लिखी हैं, 6-7 पॉइंट लिखे हैं, इसमें एक बात हमने और भी लिखी है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप अगर सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, मैं दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है, ही इज नॉट एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप सप्लाई की सर्विस में हो तो आपके लिए भाई साहब रास्ते बंद कर देंगे, आप जीएसटी में नहीं आ पाओगे। मैंने कहा लेकिन सर रेस्टोरेंट तो आपने लिख दिया, और देखो रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। बोले बस एक ही लिखा हुआ है, केवल एक, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट। बोले हम एक्सेप्शन में डालना है क्योंकि हमने पहले लिख दिया था, हमें उस समय आइडिया था कि हम सर्विसेज को भी इसमें लेके जाएंगे, तो रेस्टोरेंट तो लिखा है, इसके अलावा अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हो तो आपको अब कंपोजिशन लेवी में लेके नहीं जाएंगे। वी आर रियली सॉरी। तो मैं तो कंपोजिशन लेवी से बाहर हो गया, डॉक्टर तो कंपोजिशन लेवी से बाहर हो गया, सीएमए सीए तो कंपोजिशन लेवी से बाहर हो गए। मैंने कहा चलो आपने रूल बनाया है, देश का रूल मानना पड़ता है। हो सकता है कोई आपके पास लगता हो, आपको लगता हो सर्विस के केस में तो 0.5% बहुत कम होता है, सही है, आपकी मर्जी है। लेकिन सर अगर हम यहाँ पे थोड़ी ऐसी सप्लाई देते हैं, इसके अंदर दोनों है, हम गुड्स भी बेच रहे हैं और सर्विसेज सप्लाई भी दे रहे हैं, और कई जगह तो ऐसी सप्लाई सर्विस की होती है, देना जरूरी होता है, जैसे कि मोबाइल वाला मोबाइल बेचता है और साथ में उसने काउंटर भी लगा दिया है कि मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। हाँ सर, ये तो हमने कई जगह देखा है। अब ये मोबाइल जो हो गया वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, और रिपेयरिंग जो दे रहा है वो सर्विसेज की सप्लाई हो गई। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इसी तरीके से जो वॉचेज बेचता है वो वॉचेज की रिपेयरिंग भी करता है, तो वॉचेस तो गुड्स की कैटेगरी में आ गई और रिपेयरिंग सर्विसेज की कैटेगरी में आ गई। तो सर ये भी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो अब सर्विस तो अलाउड है, तो ये तो आदमी जा ही नहीं पाएगा, थोड़ी सी सर्विस तो ये दे ही रहा है ना। इसी तरीके से जो कपड़े वगैरह बेचते हैं, गारमेंट्स वगैरह बेचते हैं, जीन्स वगैरह, क्लोथ्स वगैरह, साथ में भी ऑल्ट्रेशन करते हैं। अब ये गुड्स हो गया, जो ऑल्ट्रेशन का चार्ज कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। तो ये बोलते हैं सरकार के पास प्राइमरली तो हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, हम कौन सी सर्विस की कर रहे हैं। बट हमारी नेचर की बिजनेस ऐसी, जिसने हमसे घड़ी खरीदी वो ठीक करवाना भी तो हमारे पास आएगा सर। जिसने हमसे मोबाइल खरीदा वो ठीक करवाना भी तो हमारे पास आएगा। जिसने हमसे जीन्स ली, भले ही हम पैसे लेके अलग से दे रहे हैं, लेकिन जिसने हमसे जीन्स ली हम उसकी ऑल्ट्रेशन हम ही करेंगे, कोई और तो नहीं करेगा ना। और उसके पास कोई कपड़ा हमसे खरीद के ले गया, बाद में फिटिंग करवानी है, तो हमसे आके तो बोलेगा सर जी आपके पास से कपड़ा ले गया, इसके हम उससे 50-100 रुपए लेंगे, पर हम सर्विसेज तो उसको प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना सर। तो सर क्या हमें भी रास्ते बंद कर दिए कंपोजिशन लेवी के? वी आर नॉट वेरी बिग बिजनेसमैन, हमारा टर्नओवर 150 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो सरकार ने कहा ठीक है, तुम जा सकते हो। और सरकार ने कहा कि लेकिन तुम जो सर्विसेज प्रोवाइड करोगे वो एक लिमिट से ज्यादा की प्रोवाइड नहीं करोगे। तो सरकार ने यहाँ पे क्या लिखा, provided further that a person who opts to pay tax under composition levy may supply services। आप सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हो, देखो परमिशन दी जा रही है।
वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। इससे यहां तक की आप सर्विसेज दे सकते हो, लेकिन जिस दिन इससे ज्यादा की आपने दी उस दिन आप कंपोजिशन से बाहर आ जाओगे। मैंने से समझ में नहीं आया। बोले देखो बच्चों को इस तरीके से समझाना समझ में आएगा। यहां पे लिखना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और बोले यहां पे लिखना करंट फाइनेंशियल ईयर। फिर इनसे पूछना पहले एक स्टेट का एग्जाम्पल लेना, फिर दोनों स्टेट्स का एग्जाम्पल लेना। सपोज करते हैं दिल्ली में लोकेटेड था तो लिमिट 150 लाख की हो गई, तो सबसे पहले पूछना कि तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। वो बोलेगा डज नॉट एक्सीड 150 लाख। चलो कंपोजिशन लेवी में तो जा सकते हो, लेकिन वो बोलता है कि मैं गुड्स भी प्रोवाइड करता हूं और साथ में थोड़ी बहुत सर्विसेज भी करता हूं, मेरे रास्ते खुले हुए हैं। तो उससे ये पूछना तुम्हारा टर्नओवर इन स्टेट कितना है, पिछले साल का, पिछले साल का कितना है। बोलेगा 120 लाख। अब यहां पे तो एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन द स्टेट दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि एग्रीगेट वाला स्टेट वाला ही होगा, लेकिन तब भी मैं वर्डिंग्स अलग अलग लिख रहा हूं, इस बात को समझ लेना। ऊपर एग्रीगेट लिखा मैंने, लेकिन यहां पे टर्नओवर इन द स्टेट लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जो हम टैक्स पे करते हैं वो टर्नओवर इन द स्टेट के बेस पे करते हैं। बोले टर्नओवर इन द स्टेट मेरे 120 लाख रुपए है। बोले ठीक है, इसका 10% निकाल लो। बोले 12 लाख। और बोले 5 लाख से कंपैरिजन करो, और इन दोनों में देखो हायर कितना आ गया, 12 लाख। तो यहां पे जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे वो मैक्सिमम 12 लाख तक की प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर इस साल आपकी सर्विसेज 12 लाख को एक्सीड कर गई, उसी दिन आप कंपोजिशन लेवी से बाहर आ जाओगे। आप इस साल जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो वो 12 लाख तक की प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा सर, एक दूसरा एग्जांपल प्लीज बताइए, थोड़ी हमसे गलती हो गई। हमने कहा हाँ बोलिए। बोले सर टर्नओवर स्टेट कितना दे रखा है। मैंने टर्न स्टेट दे रखा है, सपोज करते हैं आपके लिए 35 लाख। तो बोले 35 लाख का 10% निकाल लो, 3.5 लाख आ गया और 5 लाख। अब इन दोनों में हायर देख लो, अब 5 लाख। तो जो सर्विसेज इस साल आप प्रोवाइड करोगे गुड्स के साथ साथ, वो मैक्सिमम 5 लाख की प्रोवाइड करोगे, 5 लाख से ज्यादा की प्रोवाइड नहीं करोगे। आई होप एग्जैक्टली आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। लेकिन मैं आपके डाउट्स लूं, आपसे बातचीत करूं, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, क्योंकि मैं बहुत रेयरली बताता हूं। मैं आपको ये बताता हूं, मैंने यहां पे लिखा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वो कहता है सर मेरे 2 जगह आपके हैं, एक दिल्ली के अंदर है, एक राजस्थान के अंदर है। मैंने कहा वेरी गुड। तो बोले सर जो यहां पे टर्नओवर था वो 40 लाख था, जो यहां पे टर्नओवर था सर वो 90 लाख था। तो मैंने पहले तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर देख लेते हैं। ये स्पेलिंग गलत हो गई एग्रीगेट की, तो इसको इरेज कर देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। और वो हो गया 130 लाख। तो यहां पे लिखा मैंने करंट ईयर। अब करंट ईयर में जो आपके लिए है वो यहां पे ही कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। मैंने कि हाँ बताओ क्या ख्याल है कंपोजिशन। बोले बंसल जी कैसी बात करते हैं, क्यों नहीं जाएंगे कंपोजिशन लेवी में। मैंने दिल्ली के लिए भी जाना पड़ेगा, दोनों के लिए। बोले अच्छा। बोले चलो मैं दिल्ली के लिए भी कंपोजिशन लेवी में जा रहा हूं, जाना ही पड़ेगा। और सर मैं राजस्थान के लिए भी एग्री कर रहा हूं, क्योंकि आपने बोल दिया या तो हम तो डूबेंगे ही सनम, तो मैं भी ले डूबेंगे। आपने यही पिछली क्लास में बोला था, तो ये भी कंपोजिशन लेवी में चला गया। और ये तो डूबना भी नहीं है, ये तो तैरना है। ये तो हम मुसीबत से बाहर निकल रहे हैं कंपोजिशन लेवी में जाके। लेकिन वो कहता है कि सर जी मैं गुड्स की तो प्राइमरीली सप्लाई करता ही करता हूं, दोनों सेंटर से मैं थोड़ी बहुत सर्विसेज की सप्लाई भी करता हूं।
तो सर ये बताओ कि मैं जो सर्विसेज दे सकता हूं वो कितने की दे सकता हूं। तो अब मैं कलर चेंज करता हूं, मैं बोलूंगा दिल्ली की तुम्हें लिमिट निकालते हैं तो दिल्ली का 40 लाख का निकालते हैं 10%, वो हो गया 4 लाख, और 5 लाख में हायर क्या हो गया 5 लाख। तो दिल्ली में जो मैक्सिमम मैक्सिमम सप्लाई ऑफ सर्विसेज आप इस साल कितनी दे सकते हो, वो 5 लाख दे सकते हो। और मैंने कहा राजस्थान, तो 90 लाख का निकाला 10%, वो आ गया 9 लाख, और 5 लाख हायर कितना आ गया, और इसमें हायर आ गया 9 लाख। और मैंने कहा राजस्थान में मैक्सिमम सप्लाई ऑफ सर्विसेज कितनी दे सकते हो, 9 लाख की दे सकते हो। आप खूबसूरती देखो जीएसटी की और लॉ की लैंग्वेज देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम मे सप्लाई सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवरेज हायर। और यहां पे स्टेट दे रखा है, तो जो सर्विसेज की वैल्यू होगी वो स्टेट वाइज देखी जाएगी। दिल्ली से जो आप मैक्सिमम सप्लाई ऑफ सर्विस दे सकते हो वो 5 लाख की दे सकते हो, और राजस्थान से मैक्सिमम सप्लाई जो दे सकते हो वो 9 लाख की दे सकते हो। ये लिमिट निकल के आ गई। और अगर किसी भी एक सेंटर पे 5 लाख या 9 लाख से अधिक की वैल्यू सप्लाई हो गई, उसी दिन तुम कंपोजिशन लेवी से बाहर आ जाओगे, उसी दिन तुम नॉर्मल स्कीम में चले जाओगे। लिमिट पहले ही निकाल के पहले दिन चेक कर लेना। इस साल 5 लाख ज्यादा की हमें सर्विस की सप्लाई नहीं देनी है, और राजस्थान से हमें जो सर्विसेज की सप्लाई देनी है उसकी वैल्यू 9 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो इसको कहा जाता है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1। मैं आखिरी बार बोलता हूं, कुछ स्टेट्स के लिए 6+2 8 स्टेट्स के लिए 75 लाख, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 150 लाख। अगर प्रीसीडिंग ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख को एक्सीड नहीं करता है या 75 लाख को एक्सीड नहीं करता है, तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन लेवी के लिए जा सकते हो। जो एग्रीगेट टर्नओवर या टर्नओवर इन द स्टेट की डेफिनेशन होगी वही होगी जो पूरे एक्ट के लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बस एक चेंज करेंगे। जो लोन वगैरह पे इंटरेस्ट मिलता है जो कि जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है, वैसे तो एग्जेम्प्ट सप्लाई टर्नओवर का हिस्सा होती है, पर जो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है उसको टर्नओवर का हिस्सा नहीं माना जाए। तो अगर टर्नओवर 150 लाख या 75 लाख को एक्सीड नहीं करेगा, यू कैन गो फॉर द कंपोजिशन लेवी। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेट्स में आपका बिजनेस है तो या तो सारे कंपोजिशन लेवी में जाएंगे या कोई भी कंपोजिशन लेवी में नहीं जाएगा। बट इफ यू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी तो आपकी 3 कैटेगरीज बनाई जाएंगी। पहले मैन्युफैक्चरर 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। अगर आप जाते हो रेस्टोरेंट के लिए 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी, और अदर्स का प्राइमरली मतलब गुड्स ट्रेडर माना जाएगा 0.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। लेकिन फिर सरकार ने प्रोवाइजो डाल के लिखा, देखो अगर तुम सर्विसेज भी देना चाहते हो, क्योंकि हमने जहां पे लिस्ट बनाई हुई है कि जो सप्लाई नहीं दे सकता है उसमें लिखा हुआ है सर्विसेज वाला नहीं दे सकता है, लेकिन हम थोड़ी सी सर्विसेज की आपको परमिशन दे रहे हैं। तो हमने पूछा कितनी हम दे सकते हैं, तो उन्होंने पूछा पिछले साल का जो आपका टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख में जो भी हायर होगा उतने तक की आप सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो। उससे ज्यादा की सप्लाई आप नहीं दोगे करंट ईयर के अंदर, अगर आप कंपोजिशन लेवी के अंदर रहना चाहते हो। इतना बढ़ाने के बाद एंट्री होती है 10(2) की। और मैंने आपसे कहा कि सरकार ने लिखा हुआ है 10(2) के अंदर उनकी लिस्ट जो कंपोजिशन लेवी में नहीं जा सकते हैं। इसमें नेगेटिव लिखो, शैल बी एलिजिबल इफ ही इज नॉट एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस। हम अगर पॉजिटिव लैंग्वेज में पढ़ेंगे, नॉट एलिजिबल इफ सप्लाई सर्विसेज ऑफ सर्विस, अगर सर्विसेज की सप्लाई देगा उस केस में आपके लिए जीएसटी में नहीं जाएगा, लेकिन विद इन लिमिट जा सकता है। इस लिमिट से ज्यादा की सप्लाई देगा तो सर आप जा सकते हो, नहीं मैं तो पूरी की पूरी सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहा हूं, मैं तो जा ही नहीं सकता हूं।
सर हम सीएमए बनने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, हम जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप पूरी की पूरी सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोगे, आपके लिए कंपोजिशन के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सर और बताइए, आपके लिए अगर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है तो भी नहीं जा सकता है जीएसटी के अंदर। shall be eligible if he is not engaged in supply of goods services which are not liable to tax under the tax। तो अगर हम इस तरीके से बोले ही इज नॉट एलिजिबल, अगर वो सप्लाई दे रहा है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई की आप दे रहे हो तो आप जीएसटी में नहीं जा सकते, सॉरी कंपोजिशन लेवी में नहीं जा सकते। ध्यान से सुनना, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं साफ साफ बताऊंगा आपके लिए, और मैं ही आपको बता पाऊंगा, इस बात को ढंग से सुनना। सर अभी अभी तो आप कह रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर हम नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है, निल भी आती है, एग्जेम्प्ट भी आती है। हाँ, मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूं, प्रीसीडिंग ईयर की बात नहीं कर रहा हूं। प्रीसीडिंग ईयर में तो आप दे सकते हो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन ये उस बात की चल रही है ऑप्ट ऑप्ट ऑप्ट, और ऑप्ट हम करंट ईयर में करते हैं, प्रीसीडिंग ईयर में नहीं करते। तो पिछले साल तो आप दे सकते हो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन अगर जिस साल में आप कंपोजिशन लेवी में चले गए उसमें आप उस ईयर में आप नहीं दोगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए, उसमें केवल टैक्सेबल सप्लाई ही आप दोगे। इसके बाद लिखा हुआ ही इज नॉट मेकिंग इन द इंटरस्टेट सप्लाई भी आप नहीं दोगे, आउटवर्ड सप्लाई। सर आपने तो कहा कि जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर होता है उसके अंदर इंटरस्टेट सप्लाई होता है, आपने ये लिखा था। पिछले साल तो आप इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस साल आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो। सर क्या मतलब हो गया इसका? मतलब समझो दोबारा से, एक तीसरा एग्जांपल में लेकर डिजाइन करता हूं। सपोज करते हैं मैं दिल्ली का बिजनेसमैन हूं, यहां पे मैंने लिखा प्रीसीडिंग ईयर, और यहां पे मैंने लिखा करंट फाइनेंशियल। अब सबसे पहली बात, यहां पे मैं टैक्सेबल सप्लाई भी दे रहा हूं, वो तो सही है। मैं इंटरस्टेट सप्लाई भी दे रहा हूं दिल्ली से। और कभी कभी दिल्ली से बाहर कोई यूपी से आ जाता है तो मैं इंटरस्टेट सप्लाई भी दे रहा हूं, मैं दोनों सप्लाई देता हूं। अब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर तुम निकालोगे तो वहां डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इंटरस्टेट सप्लाई को भी इंक्लूड करोगे। तो सपोज करते हैं ये 90 लाख थी और मेरी 4 लाख थी, 94 लाख रुपीज हो गई, डज नॉट एक्सीड 150 लाख। इसमें वो आदमी कहता है मैं ऑप्ट करना चाहता हूं, सरकार कहती है ऑप्ट करना चाहते हो तो एक वादा करो, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करो, केवल इंटरस्टेट सप्लाई करोगे। इंटरस्टेट सप्लाई वालों के लिए कंपोजिशन के रास्ते बंद है। तो जब बच्चों को मैं बोलता हूं कि कंपोजिशन के लिए आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं दोगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं दोगे, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं दोगे, बेसिकली नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं दोगे, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं दोगे, तो बच्चे बोलते हैं। सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। एग्रीगेट टर्नओवर में आपने कहा था कि आप टैक्सेबल सप्लाई भी लोगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी लोगे, इंटरस्टेट सप्लाई भी लोगे, एक्सपोर्ट भी लोगे। फिर एग्जेम्प्ट की डेफिनेशन में आपने बताया कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी लोगे, निल रेट वाली भी लोगे, सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट भी लोगे। अब आप कह रहे हो कि यार कंपोजिशन लेवी में जा रहे हो आप, तो आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैंने कि नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर हम पिछले साल का देखते हैं और ऑप्ट हम इस साल का करते हैं। तो जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे होंगे तो हम पिछले साल में जो भी कर रहे होंगे सब करने की परमिशन है, सब करो। लेकिन इस साल जैसे ही तुम ऑप्ट करते हो वैसे ही सरकार लिमिट लगा देती है, अब नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं दोगे, अब इंटरस्टेट सप्लाई नहीं दोगे। मैं एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। दिल्ली में एक आदमी है, मैंने यहां पे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा, यहां पे करंट फाइनेंशियल ईयर लिखा। अब यहां पे जो ये आदमी सप्लाई देता है, यहां पे इसकी मोबाइल की शॉप है, मोबाइल की ट्रेडिंग करता है,
और साथ में इसका एक पेट्रोल पंप भी है। अब मोबाइल की बेचने से तो 30 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ और 110 लाख का यहां से हुआ। हम जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो उसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आ जाएगा और 140 लाख हुआ। डज नॉट एक्सीड 150 लाख। वो कहता है सर जी मैं कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट करना चाहता हूं। सरकार कहती है भाई सोच लो, कंपोजिशन लेवी में जाओगे तो आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं दे सकते। एंड पेट्रोल आपको पेट्रोल पंप अपना बंद करना पड़ेगा अगर आप जाना चाहते हो नॉन टैक्सेबल सप्लाई इसके कंपोजिशन लेवी के अंदर। सरकार ने कहा पिछले साल तो कंपोजिशन में नहीं थे तो हम क्यों बोले पेट्रोल पंप बंद कर दो, इस साल तुम हमारे पास आए हो। तो कई टीचर भी कंफ्यूज हुए इस बात को लेकर, ऊपर तो लिखा हुआ है, मैंने कहा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ऑप्ट, तो ऑप्ट आप पिछले साल नहीं कर रहे हो, ऑप्ट आप इस साल कर रहे हो। तो इस साल ना तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, पिछले साल प्रोवाइड करो, खूब करो पिछले साल, लेकिन जिसमें कंपोजिशन में जा रहे हो उसमें नहीं करोगे। हाँ एक बात सुन लो, थोड़ी सी कर सकते हो। जो पिछले साल का आपका टर्नओवर इन द स्टेट था उसका 10% और 5 लाख में जो भी हायर होगा उससे ज्यादा नहीं करोगे। फिर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं दोगे, मतलब इस साल पिछले साल दे सकते थे ना, तो आप पेट्रोल पंप चलाओगे ना लिकर की शॉप ओपन करोगे। आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करोगे, अगर दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली से बाहर आप किसी भी राज्य के अंदर सप्लाई नहीं करोगे। इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू चीजें नहीं बेचोगे, जैसे कि आप अमेजोन से चीजें नहीं बेच सकते हो, आप मीशो से नहीं बेच सकते हो, आप फ्लिपकार्ट से नहीं बेच सकते हो। आप इनके थ्रू चीजें नहीं बेच सकते हो। फिर सरकार ने कहा अगर आप कुछ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, हमने पूछा भाई किस किस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, तो सरकार ने ई पॉइंट नीचे जाके पढ़ो किस किस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे। अगर आप आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, जो खाने वाले एंड अदर ईडेबल, जो भी आपकी खाने की बर्फ हो चाहे आइसक्रीम हो, उसके अंदर चॉकलेट मिक्स हो चाहे मिक्स नहीं हो, वेदर कंटेनिंग कोको, कोको एक चॉकलेट का फ्लेवर हो गया। पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो नहीं जा सकते हो। टैबैको एंड टैबैको सब्स्टिट्यूट्स बनाते हो तो भी नहीं जा सकते हो। प्योरेटेड वाटर जैसे कि आपका कोक हो गई, जैसे कि आपकी पेप्सी हो गई, इसमें नहीं जा सकते हो। हाँ अगर आप बनाते हो माजा तो जा सकते हो, दैट इज नॉट द इरेटेड वाटर। इरेटेड वाटर वो होता है जिसके अंदर गैस मिक्स होती है, जैसे फ्रूट इज नॉट द इरेटेड वाटर। थम्स अप हो गया, आपकी पेप्सी हो गई, आपकी कोक हो गई, आपकी लिम्का हो गई, दीज आर द इरेटेड, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो नहीं जा सकते हो। अगर आप जो ब्रिक्स बनाते हो, ब्रिक्स भी दो तीन तरीके की होती हैं। एक ब्रिक्स बनती है फ्लाई ऐश ब्रिक्स, जो कोयला होता है, कोयले की जो राख होती है उससे बनाई जाती है। जो ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स मिल्स, जो धरती से मिट्टी निकलती है, जो लाल रंग की आपने ईंटें देखी हुई है, उसको ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स मिल्स कहा जाता है। एक बिल्डिंग ब्रिक्स भी होती हैं जो बिल्डिंग के मटेरियल्स में लगाई जाती हैं। तो आप ये देख, इन तीनों में डिफरेंस वैसे बेसिकली मैंने बता दिया। एक खास तरीके की कोयले की राख से बनती है उसके लिए कहा जाता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। एक खास तरीके की मिट्टी से बनती है उसको ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स मिल्स कहा जाता है। जो आम बोलचाल में आपने ईंट के भट्टे वगैरह देखे होंगे उसको बिल्डिंग ब्रिक्स कहा जाता है। प्लस जो आपकी जमीन या छत पर टाइल्स लगाई जाती हैं, इनकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन लेवी। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल नहीं होगे। और आखिरी बात, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन लेवी। बताऊंगा ये क्या होते हैं, लेकिन पहले दोबारा से एक बार 10-2 को पढ़ाऊंगा तब। एक बात आपको समझ में आ गई कि कंपोजिशन लेवी में जाने में हमें बहुत नॉमिनल अमाउंट टैक्स के तरीके से पे करना पड़ता है, सारा कंप्लायंस हमारा बच जाता है। लेकिन सरकार कहती है कुछ लोगों के लिए हम दरवाजे बंद करना चाहते हैं, वो कंपोजिशन लेवी में नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे हमें पूरा टैक्स चाहिए ही चाहिए, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके अंदर, और उसके लिए हम कंपोजिशन के लिए प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने कहा किसके लिए? बोला सर्विसेज के लिए। लेकिन मैंने कहा रेस्टोरों को तो आप पहले ही ले आए हो, तो अगर सर्विसेज लिख दोगे तो रेस्टोरों वाले में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो जाएगा। तो सरकार ने लैंग्वेज में लिखा सेम एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1।
ये इंग्लिश का एक फ्रेज है, फाइल में कई जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इंटर में बता देता हूं। इसका मतलब जो सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है उसको तो एज इट इज सेव रहने दो, वो तो ठीक है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं। तो जब किसी को सेव किया जाता है कि आप तो सेव हो, हम आपको डिलीट नहीं कर रहे हैं। जो रेस्टोरेंट लिख गया वो तो हमसे लिख गया, हम बाकी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो किसी और तरीके की सर्विसेज की सप्लाई नहीं दोगे। लेकिन एक प्रोवाइजो में हल्की सी लिमिट डाल दी गई है, दे सकते हो, जरा सी लिमिट डाल दी गई है, लेकिन वो गुड्स के साथ होनी चाहिए। जो पिछले साल का टर्नओवर था उसके 10% और 5 लाख में जो भी हायर होगा उससे ज्यादा की सर्विसेज की नहीं दोगे। फिर सरकार ने कहा कि आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं दोगे, मतलब ना तो लिकर की शॉप चलाओगे ना आपका पेट्रोल पंप होना चाहिए। बोले पिछले साल तक हो सकता था, लेकिन अगर कंपोजिशन में जाओगे तो लिकर शॉप और पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए। फिर सरकार ने कहा इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं करोगे, बोले प्रीसीडिंग में कर सकते थे क्योंकि प्रीसीडिंग में आप कंपोजिशन में नहीं थे, बट इस साल कंपोजिशन में जा रहे हो तो आप इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं करोगे। तो सपोज करते हैं मैं इस साल कंपोजिशन में चला गया और कंपोजिशन में चला गया और मैं दिल्ली में सप्लाई कर रहा था। दिसंबर के महीने में मेरे पास पंजाब से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया जिससे कि मुझे हजारों लाखों रुपए का प्रॉफिट होता। मैंने कहा बंसल जी तुम तो कंपोजिशन के अंदर हो, तुम कैसे जाओगे इसके अंदर? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और मैंने इंटरेस्टेड सप्लाई कर दी, और जैसे इंटरेस्टेड सप्लाई मैं करूंगा वैसे ही मैं कंपोजिशन से बाहर आ गया। अब मैं उस आदमी को जो बना के दूंगा वो इनवॉइस बना के दूंगा जिसपे आईजीएसटी चार्ज करूंगा मैं। अब मेरा कंपोजिशन खत्म, अब आगे के लिए बचे हुए टाइम के लिए मैं कंपोजिशन से बाहर आ गया। तो अगर पूरे साल कंपोजिशन में रहना चाहते हो तो उस केस में आप आईजीएसटी की सप्लाई नहीं कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकते हो, जैसे कि अमेजोन हो गया, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे कि मीशो हो गया, एटसी हो गया, ईबे हो गया, और 50 तरीके के हैं। इसके बाद बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, कुछ खास चीजों की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप जीएसटी से बाहर रहोगे। और इनकी लिस्ट याद कर लेना, आइसक्रीम, ईडिबल आइस, चाहे उसमें कोको फ्लेवर हो चाहे नहीं हो, पान मसाला, टैबको सब्स्टिट्यूट्स, इरेड वाटर्स बनाते हो, 3 तरीके की ईंटें बनाते हो, या फिर जो टाइल्स अर्थ पे लगती हैं या रूफ पे लगती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो। मैन्युफैक्चरिंग तो हम अगर बेचते हो, अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, अपनी बुक में बड़ा बड़ा लिख लेना जो मैं लिख रहा हूं। एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, अपनी बुक में लिख लो ये बात हाईलाइट करके, ट्रेडर ट्रेडर ट्रेडर, खरीद के बेचने वाले को तो एलिजिबल है, मैन्युफैक्चरर नॉट एलिजिबल है। और इसके बाद अगर आप कैजुअल पर्सन या नॉन टैक्सेबल पर्सन हो, आप भी आगे डेफिनेशन आएगी, लेकिन हेडिंग दे देता हूं। जिस जगह आप बिजनेस कर रहे होते हो, सप्लाई दे रहे होते हो, वहां पे आपका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, तो हम आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। जैसे कि कोई आदमी है, वो आंध्र प्रदेश का रहता है और आंध्र प्रदेश में उसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस है, और इंडिया में वो दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में आया, अपने ट्रेड फेयर के अंदर 14 डेज के लिए केवल स्टॉल लगाया उसने अपना। तो दिल्ली के अपने 15 दिन के लिए आया, तो दिल्ली में उसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए दिल्ली के लिए माना जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसी तरीके से सपोज करते हैं कहीं पे, सपोज दिल्ली का बिजनेसमैन है, उसको चला आंध्रा के तमिलनाडु में एक एक फेस्टिवल लगा हुआ है, एक एग्जीबिशन लगी हुई है, वहां पे जाके अपना स्टॉल लगाता है। तो क्योंकि आंध्र प्रदेश में उसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन वहां जाके वो सप्लाई दे रहा है, तो आंध्र प्रदेश के लिए माना जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो होता है जिसका या तो पूरे इंडिया में कहीं भी रेजिडेंस नहीं होता है, या फिर इंडिया में उसका कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, उसको कहा जाता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। या तो उस इंडिया में उसका कहीं रेजिडेंस नहीं हो, या फिर इंडिया में कहीं भी परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं हो, उस आदमी को कहा जाता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं अपने अपने सामान को, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वो मशीनों को देखते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं। तो ट्रेड फेयर में कई कंट्रीज के लोग आते हैं और अपने स्टॉल लगाते हैं, अपनी चीजों को एग्जिबिट करते हैं, तो वो हो गए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। उनके लिए भी कंपोजिशन लेवी के दरवाजे बंद, क्योंकि वो हर साल 15-20 दिन के लिए आएंगे, उनका टर्नओवर 150 लाख को क्रॉस नहीं करेगा, वो तो हमेशा कंपोजिशन के अंदर ही रहेंगे।
एंड दिस इज द एंड ऑफ कंपोजिशन लेवी। मैं आपके डाउट लूं उससे पहले मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, क्योंकि जब मैं कहता हूं खत्म तो बच्चे कहते हैं हमारी बुक में तो और दे रखा है, तो मैं कहता हूं हाँ एक तरीके से खत्म, क्योंकि सरकार ने ओरिजिनली ये सेक्शन नहीं बनाया था। मैंने 10(1) भी पढ़ा दिया, 10(2) भी पढ़ा दिया। 10(1) में सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं और 10(2) में केवल ये बताया गया कब कब आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन सरकार ने यहां पे जब लिख दिया कि अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज देते हो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट रेस्टोरेंट, नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन लेवी के लिए। लिमिट में दे सकते हो, वो सेकेंडरी बात है। तो मेरे जैसे लोग निर्मला सीतारमन के पास पहुंचे, सीए, सीएमए, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, जो केवल एडवाइजेस वगैरह सर्विसेज देते हैं, बोले मैडम हमारे लिए क्यों नहीं। तो मैडम ने कहा हम समझ रहे हैं कि तुम्हें नाराजगी होगी, तुम भी बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हो, तुम भी बहुत छोटे मोटे प्रोफेशनल्स हो, तुम चाहते हो कंपोजिशन लेवी में जाना, हम तुम्हारे लिए नया सेक्शन लेके आए हैं 10(2)(a)। तो मैंने कहा 10(2)(a) में क्या लिखा हुआ है? बोले जो 10(1) में नहीं है वो 10(2)(a) में आ सकते हैं। इसका मतलब ही हो गया कि जो आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं पूरी की पूरी, ये ज्यादा मात्रा में, वो 10(2)(a) के अंदर आ सकते हैं। तो मैंने कहा मैम क्यों काम बढ़ा रहे हो, 10(1) से आपने बाहर निकाला सर्विसेज को, इसमें लेके आ रहे हो। बोले रीजन है, वहां जो अदर्स लिखा हुआ है वहां पे रेट लिखा हुआ है 0.5%, जबकि सर्विसेज वाले से हमें लेना है ज्यादा, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है। आप समझो बात के लिए। बोले अगर हम 1 में ले जाएंगे तो सर्विसेज वाले मैन्युफैक्चर में तो आएंगे नहीं, रेस्टोरेंट तो स्पेसिफिक है, वो अदर्स में जाएंगे, और अदर्स में रेट हमने बहुत कम लिखा हुआ है, केवल 0.5% लिखा हुआ है। तो बोले सर्विसेज के लिए हमें खास प्रोविजंस बनाने थे, तो पहले 10(2) में हमने सर्विसेज को बाहर कर दिया, लेकिन भाई साहब चिंता मत करो, हमने सर्विसेज को दोबारा इंक्लूड भी कर लिया, और यहां पे सर्विसेज के लिए किया गया है इंक्लूड। तुम्हारे स्टडी मेट में, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तुम्हारे स्टडी मेट से करवाऊंगा मैं, तुम्हारे स्टडी मेट में एक क्वेश्चन दे रखा है कंपोजिशन लेवी का, वक्त आ गया है कि उस क्वेश्चन को पहले करवाया जाए। आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कंपोजिशन लेवी का वो क्वेश्चन मैं आपके लिए करवाऊं। देखो कंपोजिशन लेवी का इलस्ट्रेशन दे रखा है, मैं तो क्वेश्चन ढूंढ रहा था लेकिन इलस्ट्रेशन दे रखा है, तो इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं बेटा। A company has the following business separately registered: sale of mobile devices registered in Kerala, franchisee of branded restaurant registered in Goa. The scheme would be applicable for the said 2 units. The company cannot opt for composition scheme for the registration in Kerala and opt to pay taxes under the regular scheme for the registration in Goa. जो मैंने कहा या तो सब लोग जाएंगे या कोई भी नहीं जाएगा, उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि या तो दोनों यूनिट्स जाएंगी कंपोजिशन लेवी में, एक नहीं जा सकती है। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, और जहां तक मेरी मेमोरी है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो आंसर देखोगे तो पाप लगेगा, हम खुद करेंगे, हमें आंसर नहीं देखना है। अब इस पे पेन चलता नहीं है तो मैं ओरली करवाऊंगा बेटा, बस मेरी बात सुनते रहो। मिस्टर रितेश ऑफ आसाम, आसाम, कुणाल साहब बताओ आसाम में 150 लाख देखेंगे या 75 लाख देखेंगे? 75 लाख। कौन सी वाली चाय पिए, ग्रीन टी या ब्लैक टी? 150 लाख यार, अपने बात से तुरंत फिर गए यार, जुबान की वैल्यू होनी चाहिए आदमी की। गुप्ता जी, वैभव गुप्ता 150 लाख या 50 लाख, वो 150 लाख या 150? ठीक है। Mr. Ritesh of Assam provides the following information for preceding financial year 23-24. You are required to find out the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition levy scheme and determine whether he is eligible for composition levy scheme or not for the financial year 24-25. एग्रीगेट टर्नओवर निकालो और फिर ये बताओ वो एलिजिबल होगा नहीं होगा, हालांकि दोनों बातें इंटर रिलेटेड है।
वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई वो 75 लाख है, जिसमें कि 10 लाख इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शंस थे। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई उसमें 30 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस वगैरह के थे। रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस 30 लाख रुपए इंटरेस्ट की वजह से मिले थे। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज 15 लाख रुपए दे रखा है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट दे रखी है 7 लाख रुपए की। इन्होंने बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया, लेकिन थोड़ा सा इजी कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ है ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर इंस्टीट्यूट बोलता बंसल जी आप क्वेश्चन को डिजाइन करो, जो पहला वाला 75 लाख है इसके अंदर में जीएसटी इंक्लूड करके बताता, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर जीएसटी तो वैसे भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूजन में चला ही गया। तो हम पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, तो उस एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर हम देखेंगे पूरा 75 लाख ले लेंगे। पहले वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई वो लिख लेना 65 लाख, फिर लिखना वैल्यू ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाई वो लिख लेना 10 लाख। 75 लाख तो पूरा ही हो जाएगा। फिर लिखना वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, और 70 लाख में से 30 लाख माइनस कर देना, 40 लाख ले लेना। कि मैंने जब क्लास शुरू हुई तो ही मैंने बताया था कि अगर आप किसी को लोन देते हो उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, वो एग्जेम्प्ट होता है। वैसे तो हम एग्जेम्प्ट सप्लाई को एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करते हैं, बट एग्जाम्पशन के पर्पज से हम लोग वो कंपोजिशन लेवी के पर्पज से इंक्लूड नहीं करेंगे हम। इसलिए हम 70 लाख में से 30 लाख माइनस कर देंगे, केवल 40 लाख रुपए लेंगे। इसके बाद जो इनवर्ड सप्लाई जिसपे हम रिवर्स चार्ज में करते हैं, इनवर्ड सप्लाई कभी टर्नओवर का हिस्सा हो ही नहीं सकती है, भले ही हम टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई है, बट इनवर्ड है, हमें आउटवर्ड सप्लाई लेनी है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और हम एक्सपोर्ट को लेंगे 7 लाख, तो 75 लाख तो ये हो गया, और 40 लाख और ले लो। 75 और 40 लाख 115 लाख, और 7 लाख 122 लाख रुपए निकल के आएगा एग्रीगेट टर्नओवर। पहले आंसर देख लेते हैं क्या 122 लाख रुपए आया है। देखो दे रखा है 122 लाख रुपए। फिर हम नीचे दे देंगे, क्योंकि आसाम के अंदर है इसलिए हम कंपेयर करें 150 लाख से। एज द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 150 lakhs, he is eligible for the composition levy for the financial year 24-25। अगर इतना करके आओगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। अब बच्चे पूछते हैं प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, तो हमारी बुक ने जो सॉल्व किया उसके लिए भी एक बार देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर रितेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 for the purpose of eligibility of the composition levy scheme। Value of outward taxable supply, all taxable supply including interested, पूरा 75 लाख लिख लिया। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि इसके भी दो हिस्से कर देना। पहले में टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग इंटरेस्टेड 65 लाख, फिर इंक्लूड करना इंटरेस्टेड सप्लाई 10 लाख रुपए की, तो और ज्यादा खूबसूरती लगेगी। इसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर हम करेंगे जो इंटरेस्ट होता है उसको हम माइनस कर देंगे। उन्होंने वही लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई excluding value of supply of services by way of extended deposits, loan advances, insofar they consideration represented by way of interest or discount। तो आप दिखाना 75 लाख, 70 लाख या 75, 70 लाख माइनस 30 लाख, फिर दिखा देना 40 लाख। फिर वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन द रिवर्स चार्ज, उसके आगे डैश लगा देना, नील लिख देना। फिर वैल्यू ऑफ एक्सपेंड 7 लाख लिख देना, और फिर एग्रीगेट टर्नओवर लिख देना 122 लाख। ये तो एग्रीगेट टर्नओवर आ गया प्रीसीडिंग ईयर का। अब वो एलिजिबल है या नहीं है तो नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ आसाम is eligible to opt for composition levy if his aggregate turnover does not exceed rupees 1.5 crore in the preceding financial year। Therefore, in the given case, Mr. Ritesh is eligible to opt for the composition levy for the financial year 24-25। एक एक क्वेश्चन स्टडी मेट का करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन स्टडी मेट का करवाऊंगा, जिस चैप्टर में मुझे सारे याद हैं। किस 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 चैप्टर में कितने दे रखे हैं मुझे सारे पता है, क्योंकि अभी तक ये अपनी बुक में मैं देता था। अब इस बार मैंने बुक से हटा दिए, सीधे स्टडी मेट से करवाऊंगा डायरेक्टली। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं, जिससे कि बार बार मुझे ओपन नहीं करना पड़ेगा। देखो ये मेरे डाउनलोड्स वाले में पेपर हो गया डाउनलोड। अब मैं इस पर पेन भी मेरा चलेगा। इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया हमारे आंसर का लेवल क्या होता है। अब आते हैं 2A पे। सरकार ने कहा जो ऊपर लिखे सेक्शन के हिसाब से एलिजिबल नहीं थे उनके लिए भी हम रास्ता खोलते हैं, और कहावत भी है अगर एक दरवाजा बंद होता है 10 दरवाजे और भी खुलते हैं।
भगवान जब मुसीबत देता है तो उससे बाहर निकलने के रास्ते भी साथ में देता है। इसलिए अगर 1 एंड 2 के दरवाजे किसी के लिए बंद हो गए तो उसके दरवाजे 2A में खुल गए। गौतम साहब तुम बता सकते हो 2A के लिए कौन कौन एलिजिबल हो जाएगा? सर एक वो जो है वो रेस्टोरेंट को हटा के ट्रेडर हो गए, मैन्युफैक्चरर और सप्लाई सर्विस दे रहे हो जो प्योरली। दोबारा बोलिए एक बार, मैं सुन नहीं पाया, मैसेज देखने में बिजी हो गया था। सर प्योरली सप्लाई और सर्विस दे रहे हो, खाली उनका सप्लाई और सर्विस ही हो, मिक्स सप्लाई ना दे रहे हो, और जिनकी मतलब जो 10% और 5 लाख से ऊपर की सप्लाई वो मिक्स भी दे रहे हो, लेकिन 5 लाख वो 10% ऑफ सप्लाई से उनके ऊपर जा रही है। हाँ वेरी गुड, इसीलिए मैं तुम्हें इतने दिनों से मिस कर रहा था क्लास में। तुम बहुत अच्छे आंसर्स देते हो। परफेक्ट आंसर दिया गौतम ने। उसने कहा जो केबल और केबल सप्लाई और सर्विसेज दे रहे हैं और जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई भी दे रहे हैं, उनकी अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड कर जाती है, कर रही है, किसके लिए? जो पिछले साल का आपका टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख उससे ज्यादा की सप्लाई अगर वो लोग दे रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन लेवी। तो उनके लिए भी यहां पे रास्ते ओपन हो जाते हैं। तो हम प्योरली बेसिकली सर्विसेज ही बोलेंगे, जो 1 एंड 2 में एलिजिबल नहीं होती हैं उनके रास्ते 2A के लिए खुल जाते हैं। सरकार ने क्या चेंज किया? सरकार ने केवल 2 चेंज किए। जो पिछले साल का टर्नओवर देखेंगे वो 50 लाख देखेंगे और जो रेट देखेंगे वो 3% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी देखेंगे बस। और सब कुछ सेम है, 100% सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। बस प्रीसीडिंग ईयर में जो 150 लाख या 75 लाख रुपए लिखा हुआ था उसकी जगह कर देना 75 लाख, और जो पिछले लिखा हुआ था वहां पे हमारा 0.5%, 2.5%, 0.5% उसकी जगह कर देना 3%। और ये 3% है तो एक बात मैं बार बार कहां तक बोलूं, क्योंकि ये सीजीएसटी पढ़ रहे हैं, तो अगर सीजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है 3%, तो एसजीएसटी एक्ट में भी लिखा होगा 3%, और कितना हो जाएगा? ये 6% के बराबर हो जाएगा। फिर सरकार ने जो वहां पे 10(2) बनाया तो उसको 2A के अंदर ही इंक्लूड कर लिया। बोले कुछ लोग एलिजिबल नहीं होंगे। हमने कहा भाई कौन कौन नहीं होंगे? बोले वो लोग जो कि आपके लिए नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे रहे होंगे, वो नहीं आएंगे। जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई देंगे वो ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इंगेज इन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई देंगे, वो नहीं आ सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद जो ई कॉमर्स ऑप्टर के थ्रू सप्लाई दे रहे हैं वो इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। इसके बाद जो आपके लिए मैन्युफैक्चरर होगा, किस किस चीज का? नोटिफाइड गुड्स का जो मैन्युफैक्चरर होगा, वही गुड्स जो वहां पे ई में लिखी हुई थी ऊपर, वही वाली चीज है, पान मसाला वगैरह, वो कंपोजिशन लेवी में नहीं जा सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन टैक्सेबल पर्सन। सर ये तो सेम लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। ये लोग ना तो ऊपर वाले में एलिजिबल थे, नीचे वाले में एलिजिबल थे, ये लोग जा ही नहीं सकते हैं कंपोजिशन लेवी के अंदर। आपको समझ में आया? तो सर बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे आप लिख रहे हो जो मैन्युफैक्चरर, तो इसमें वैसे भी नहीं आ सकता। आ सकता है। अभी अभी गौतम ने बोला जो जो गुड्स की सप्लाई भी करे और जो सर्विसेज भी दे। अब मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और सर्विसेज की सप्लाई भी करता है, लेकिन जो गुड्स बेचता है उनका टर्नओवर जो लिमिटेड 10% ऑफ 5 लाख में से हायर, उसको भी एक्सीड कर जाता है, तो वो वहां पे अप्लाई नहीं करेगा, वो 2A में अप्लाई करेगा। मुझे 2A के अंदर कंपोजिशन लेवी में जाने का मौका मिल जाए। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरर इन चीजों का है, जो चीजें मैंने अभी आपको ऊपर ई पॉइंट में पढ़ाई थी, तो इस सेक्शन के अंदर भी कंपोजिशन लेवी में नहीं जा सकता है। तो जो कंपोजिशन लेवी में ना 1 में जाएंगे, ना 2A के अंदर जाएंगे, ना गुड्स के केस में जाएंगे, ना सर्विस केस में, वो ऑलमोस्ट सारे कॉमन लिखे हुए हैं। जो जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई देंगे वो भी नहीं जा सकते हैं, जो इंटरेस्टेड सप्लाई देंगे वो भी नहीं जा सकते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई देंगे वो नहीं जाएंगे, जो कुछ खास चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो नहीं जा सकते हैं, और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन टैक्सेबल पर्सन होता है वो कंपोजिशन लेवी में नहीं जा सकता है। ये मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि यहां पे भी नहीं पढ़वाया मैंने। सर कहां पे नहीं पढ़वाया? यहां पे सेम बात लिखी हुई है, या तो सब में जाएंगे या कोई नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर
more than one registered persons having the same permanent account number. The registered person shall not be eligible to opt for a scheme unless all such registered persons opt to pay tax under subsection. इसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ है सेम बात, वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन्स आर हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर issued under the income tax act, the registered person shall not be eligible to opt for a scheme unless all the registered person opt to pay tax under this subsection. या तो सब कंपोजिशन में जाएंगे या कोई कंपोजिशन में नहीं जाएगा, ये बात भी प्रोवाइजो के अंदर लिखी हुई। अब आते हैं सबसेक्शन 3 एंड 4 और 5, उसके बाद खत्म करते हैं। 5 तो वैसे करना नहीं है, हमें 3 और 4 करना है, और 3 और 4 पे बेस पेपर में फ्रीक्वेंटली आता है। क्या आता है? द ऑप्शन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन शैल लैप्स with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceed the specified limit. जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया, पिछले साल मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 140 लाख रुपए था, इस साल में कंपोजिशन में चला गया, और इस साल 12 दिसंबर को मेरा टर्नओवर 150 लाख को एक्सीड कर गया, तो ये मत समझना अब अगले साल नहीं जा पाऊंगा, इस साल के बचे हुए पीरियड के अंदर भी नहीं जा पाऊंगा। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा 23-24, और 23-24 में जो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर था 140 लाख था, मैंने कहा 24-25 में ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। सरकार वेरी गुड। अब जो भी टर्नओवर था उसका 0.5 प्लस 0.5% 1% में जीएसटी पे कर रहा था, और 12 दिसंबर 2024 को एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 150 लाख। जैसे ही जो बिल मैंने बनाया 150 लाख का वाला, उसके बाद में बाहर कंपोजिशन लेवी से अब बचे हुए टाइम के लिए 13 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अब मुझे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, मुझे टैक्स आगे से लेना पड़ेगा, उसको देने के लिए पीछे वाली इनवर्ट सप्लाई का माइनस करूंगा, और प्रॉपर तरीके से जीएसटी और 1 फाइल करूंगा, जीएसटी और 3 भी फाइल करूंगा, सारा रायता फैल गया। अब जो सारे काम करने पड़ते थे सारे काम करने पड़े हैं। तो बच्चे क्या सोचते थे, हर साल पिछले साल वाला देखेंगे, पिछले 140 को क्रॉस नहीं करता है तो इस साल तो कितना भी हो जाए हम कंपोजिशन में रहेंगे, लेकिन इस साल क्योंकि 150 को क्रॉस कर गया अगले साल नहीं जा पाएंगे। नहीं, ये कंसेप्ट गलत है। करंट ईयर में भी अगर 150 को एक्सीड कर गया, द मोमेंट योर टर्नओवर एक्सीड 150 lakhs you are out of the composition levy for the remaining period of the year you will have to go for the regular scheme, क्योंकि प्रॉपर इनवॉइस को इश्यू करना, रिटर्न वगैरह फाइल करना, सब कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद ये बात आखिरी बच्चे पूछते हैं, जो 1% हमें पे करना है अपनी जेब से 0.5 प्लस 0.5, या रेस्टोरेंट के अंदर 2.5 प्लस 2.5, क्या हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। ये पाप हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। टैक्सेबल पर्सन टू हुम द प्रोविजंस ऑफ composition levy apply shall not collect any tax from the recipient of supply made by him, nor shall be entitled to any credit of input tax. जब आगे वाला टैक्स सरकार के पास जाएगा ही नहीं, कस्टमर से लोगे ही नहीं, तो पीछे वाले का आईटीसी भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपके, जब आप इनवॉइस में चार्ज ही नहीं कर सकते हो, और ना आप कस्टमर से चार्ज करोगे तो क्या करें, गुड्स की कॉस्ट में बढ़ा दो, बट आप उसको अलग से जीएसटी के तरीके से चार्ज नहीं कर सकते हो, और ना आपको पीछे आईटीसी का बेनिफिट। सब सेक्शन 3 एंड 4 एमसीक्यू के लिए मोस्ट सुटेबल सेक्शंस हैं, इनको ढंग से कर लेना, अच्छे तरीके से कर लेना, एंड दिस इज द एंड ऑफ कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी में जो कुछ भी आज तक पेपर में जैसा भी आया हुआ है सब कुछ मैंने आपके लिए टीचर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आता है ये भी मैंने आपके लिए